कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं परिचय करा देता हूं आप लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भूपेन सिंह, जो इस समय एसोसिएट प्रोफेसर हैं चंदन हॉस्पिटल, एसोसिएट डायरेक्टर हैं चंदन हॉस्पिटल में क्लिनिकल हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में, और जो यह टेलीमेडिसिन की सेवा यूथ ऑफ मेडिकोज के द्वारा चलाई जा रही है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर विनोद जी, ये एम्स ऋषिकेश इसमें कार्यरत हैं इस समय। वह उत्तराखंड में जो टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और यूथ ऑफ मेडिकोज के फाउंडर भी हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हुए डॉक्टर विनोद जी से जानना चाहूंगा, आज ही उत्तराखंड में जो टेलीमेडिसिन का हमारा प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है। तो मैं डॉक्टर विनोद जी से ही जानना चाहूंगा कि प्रोग्राम की स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे इस प्रोग्राम को कैसे प्लान किया है, गाँवों तक पहुंचने का क्या रोड मैप है, अगर वो रोड मैप के बारे में हमें कुछ बताएं डॉक्टर विनोद। धन्यवाद विवेक जी। मैं आपको कुछ जरूरी चीजें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने चाह रहा हूं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो उत्तर प्रदेश से, जो हम लोगों ने नेपाल के बॉर्डर पे जो यात्रा करी थी उनके जिलों से स्टार्ट हुआ, लेकिन वहीं से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में रहने वाले और भी हमारे जो साथी हैं जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही सोचा और यही आह्वान लिया कि इसको कैसे हम लोग उत्तराखंड में कर सकते हैं। अगर उत्तराखंड की बात, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी और दुर्गम इलाके होने के नाते वहां पे इसकी रीच बहुत कम हो पाती है, कि लोग कम पहुंच पाते हैं और आने जाने की असुविधा भी है और चिकित्सा सेवाओं का अभाव भी है। ऐसी स्थिति में और कोरोना जैसी महामारी जिस तरह से गांव को भी जकड़ रही है, ऐसी स्थिति में हमारे यूथ इन एक्शन और यूथ ऑफ मेडिकोज के द्वारा जो टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पहले जो कोविड केयर प्रोवाइडर जिनकी बात करेंगे हम लोग, कोविड केयर प्रोवाइडर यह वह लोग होंगे जो मेडिकल और पैरामेडिकल के छात्र होंगे, क्योंकि आज के समय पे कॉलेजों में पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से सभी क्लासेस चल रही हैं। ऐसी स्थिति में सभी लोगों से ये आह्वान किया गया कि आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि हम लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से पहाड़ी एरिया में या फिर दूर दराज के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको हम लोग सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो पहले जो कोविड केयर प्रोवाइडरों की बात करें, तो वो कोविड केयर प्रोवाइडर जो मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र हैं उनको ट्रेनिंग देकर, और ट्रेनिंग के समय ये विशेष ध्यान रखा गया कि उन गाइडलाइन हो, चाहे आईसीएमआर की गाइडलाइन हो, चाहे भारत सरकार की गाइडलाइन हो, उनको जो गाइडलाइन चल रही है वो भी ध्यान रखा गया कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाया जाए, उनकी दी जाए। ट्रेनिंग के साथ में एक अच्छी चीज रही कि उनका प्री और पोस्ट ट्रेनिंग सेशन था उसमें दिए गए, और जिनके 60% तक अंक आए, जिनके 60% अंक आए उन्हीं को ही हमने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया, क्योंकि यूथ ऑफ मेडिकल और यूथ एक्शन कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यही उद्देश्य को लेते हुए फिर इसके ऊपर का तो हमारा पहला था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जूनियर टेली कंसल्टेंट को बोलेंगे और सीनियर टेली कंसल्टेंट बोलेंगे। तो जो कोविड केयर प्रोवाइडर हमारा कभी भी अपने से दवाई नहीं लिखेगा, और वो हमारे जो जूनियर टेली कंसल्टेंट है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिसको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, वो उससे एक बार बात करेगा, उस मरीजों की सारी समस्या बताएगा, उसके बाद में ही हम लोग परामर्श देंगे सभी के लिए। बेसिकली उसके बाद में जो स्टेट का पैनल कहेंगे और एक्सपर्ट पैनल कहेंगे, तो उसमें हमारे एमडी एमएस करे हुए हमारे सभी साथ में जुड़े साथी जो सभी नौजवान हैं, और फैकल्टी जुड़ी है हमारे एक्सपर्ट पैनल में, तो सभी संस्थानों से, मेडिकल के क्षेत्र से संस्थान, और यह पूरा कार्य एक नौजवान द्वारा ही करा जा रहा है। और इसको कहेंगे जीरो फंडेड प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं कि एक तरह से हम लोगों ने एक आह्वान लिया और उस आह्वान को लेते हुए जनता तक पहुंचने का, कि एक यूथ आज के समय पे क्या कर सकता है वो कर दिखाने का काम
हमारे संगठनों ने, मातृ संगठनों ने किया है इसमें। जी, जैसा कि हमें डॉक्टर विनोद जी ने बताया कि जो कोविड केयर प्रोवाइडर्स के माध्यम से जो पैरामेडिकल और जो जूनियर बच्चे हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के, उनको बेसिक टास्क फोर्स की तरह गांवों में डायरेक्ट कनेक्ट करने और उनको जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनके और एक्सपर्ट पैनल के द्वारा हेल्प करके गांव गांव तक हमें सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भूपेन जी भी। जैसा कि डॉक्टर विनोद ने हमें बताया कि यह यूपी से पहले प्रारंभ हुआ, यूपी टेलीमेड के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर भूपेन जी, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि ऐसा जब आपने स्टार्ट किया तो आपके दिमाग में क्या था और क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया? मैंने पिछले साल इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, शायद आप लोग को याद होगा, तमाम अखबारों ने उस आर्टिकल को छापा था कि 10 मई पिछले साल मैंने लिखा था कि जो कोविड आया है उसकी वजह से 10 पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो समाज में क्या आने वाले हैं। तो उसमें से मैंने एक बात उस समय भी लिखा था कि टेलीमेडिसिन का जो कल्चर है और वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो बढ़ने वाला है। तो उस बात को कहीं ना कहीं हम लोग कैसे लीड कर सकें, उस जो हमने जो बात कही है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जहां जो कि स्वयं डॉक्टर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उन तक हम डॉक्टर को कैसे पहुंचाएं। और डॉक्टर को उन तक यदि हमें पहुंचाना है तो उसका एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है वो टेलीमेडिसिन के द्वारा हम इसको लेकर जाएं। तो इस संबंध में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा था, वहां पर हमारा जो प्रोजेक्ट था वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, वो तो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बल्क है कि जो 4 साल 4.5 साल तक मेडिकल की पढ़ाई किए हुए लोग हैं, उनको हम कैसे इन्वॉल्व करें। जैसा कि बार बार मैंने चर्चा भी किया है कि अब कोविड की जो स्थिति है उसमें ऑल और नन लॉ से काम नहीं चलेगा, यानी कि हम मरीज का इलाज करेंगे तो एक एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट से या एक एमडी मेडिसिन से ही करवाएंगे, नहीं तो मरीज को मरने के लिए छोड़ देंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके कि भाई ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करना है, और खासकर तब जबकि हमको पता है कि 80-85% तक जो केसेज हैं उसको कहीं ना कहीं यदि हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर दें तो वो इसमें अपनी सहायता दे सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जब ये हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने सहर्ष इस प्रस्ताव को 2 दिन के भीतर एनएमसी के द्वारा जो उसमें परिवर्तन कराना था उन्होंने वो भी किया, और जो हमें परमिशन चाहिए थी वो पिछले मंडे को मिल गई थी। उसके बाद हमने जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इसे करना चाहा कि इसको किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार के माध्यम से करें, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध डेटा था उसके हिसाब से 59,000 उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं, और हमारे पास ऐसे लोग जो कि 2 साल 3 साल 4 साल तक पढ़ाई किए हुए हैं मेडिकल की, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 43,000 थी। तो हमारा मत ये था कि बड़े ग्राम सभाओं पर जो है एक व्यक्ति और छोटे ग्राम सभाओं पर 2 पर एक कोविड केयर प्रोवाइडर की नियुक्ति किया जाए सरकार के स्तर पर, लेकिन संभवतः सरकार की तरफ से उतनी हमें सहायता नहीं मिली। तो 1-2 दिन तक तो हमें लगा कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि कुछ भी करके इसे हमें अपने स्तर पर करना चाहिए। तो जैसा कि आपके माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से जब मैंने आह्वान किया तो मुझे भी ये भरोसा नहीं था कि इतने लोग एक साथ इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे। और आपको भी अच्छे से पता है कि मात्र 2 से 3 दिन के भीतर हमारे पास लगभग 1800 लोगों ने अपने से फॉर्म डाला कि हम कोविड की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। कोविड ट्रेनिंग लेने के बाद ये भी एक समस्या थी कि हमारा प्रचार प्रसार कैसा होगा। तो हमने ये मानकर उनको ट्रेन किया कि यदि वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं भी कर पाते हैं तो यदि 1800 लोगों को हमने ट्रेन किया है, वो अपने घर परिवार जानने वाले अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के 10 लोगों का भी ट्रीटमेंट करेंगे तो 18,000 तक तो हम ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समाज को हमने जोड़ा है तो कहीं ना कहीं हम जमीन पर इस योजना को उतारने में सफल हुए हैं। बाद में उत्तराखंड में डॉक्टर विनोद जी से जब चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है हमने केवल 6 जिले के लिए प्लान किया था कि हम लोग 6 जिले शुरू करेंगे और 350 मैन पावर हम लोग इकट्ठा करेंगे। इसके लिए कैसे करेंगे ये भी कार्य योजना नहीं थी, लेकिन लोगों का रिस्पांस इस कदर आया कि 900 लोगों की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 400-500 लोगों की ट्रेनिंग जिनको हम लोग देने वाले हैं। तो एक साथ हम लोगों ने निश्चित रूप से 13 जिले में करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको समर्थन भी दिया है, और जो वहां का मैन पावर है अभी हमने बिहार सरकार में भी एक प्रोजेक्ट बना करके पत्र लिखा है वहां पर कि वहां पर भी लगभग 8,400 के आसपास या 8,040 के आसपास ग्राम पंचायत है। तो वहां पर हम किस तरह से उनके यहाँ लगभग मैंने जो डेटा निकाला है
तो उनके पास लगभग 9,000 लोग ऐसे हैं जो MBBS, BAMS, BAMS, BHMS, BDS, ऐसे लोग, अभी बी फार्मा, डी फार्मा, BPT, DPT, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, बेसिक हेल्थ वर्कर, इनको तो मैंने काउंट ही नहीं किया है। तो जो बेसिकली जो प्योर डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उन्हीं की संख्या वहां पर जो मैंने डेटा निकाला है 9,000 लोगों की है। तो वहां पर हमारा प्रयास है कि यदि वहां पर CCP हो जाए। इसी तरह वहां पर ब्लॉक की बात करें तो 100 तहसील और लगभग 800 ब्लॉक है, और हमें लगता है कि इंटर्न लगभग 1122 इंटर्न वहां पर अभी काम कर रहे हैं बिहार में। तो वहां पर भी निश्चित रूप से हमें लगता है सरकार का रिस्पॉन्स आएगा तो हम अच्छा काम कर लेंगे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप जो सोचते हैं उसमें सरकार का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है, उस शिकायती मुद्रा से बाहर निकल करके ये समाज का काम है और हमें एक व्यक्ति के नाते करना चाहिए। तो इस भाव से यदि करेंगे तो हम स्वयं भी आत्मीय प्रसन्नता महसूस करेंगे, और जो आपका व्यक्तित्व है और आपका जो वचन है वो कृतित्व में झलकेगा, तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी स्वयं आते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर, मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सामने हम लोग आपका प्रोजेक्ट रखा गया, उन्होंने कई तारीफ की। जैसे मुझे आज ही एक प्रेस रिलीज अभी आधे घंटे पहले ही प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो लोग टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तहसील वाइज, उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया है और कहा है प्रेस रिलीज में ऑफिशियली कि और लोग ऐसा टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट करें और हर तहसील तक पहुंचने की बात उन्होंने कही है। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप लोग डॉक्टर्स और जो कोविड केयर प्रोवाइडर्स या जो मेडिकल हेल्थ साइंसेज से जुड़े लोग हैं, आप वो लोग तो सारा काम कर रहे हैं, आपने पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया है। आप समाज से क्या उम्मीद कर रहे हैं? समाज से किस तरह का रिस्पांस चाहते हैं या समाज से क्या कोई सपोर्ट चाहते हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि प्रचार में जो इशू आ रहा है या जो समाज से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप समाज की तरफ से जन साधारण से क्या सपोर्ट की उम्मीदें रखते हैं? जन साधारण को देखिए, हमने मैन पावर इकट्ठा किया, हमने क्वालिटी मैन पावर जनरेट किया। जैसा डॉक्टर विनोद ने कहा था कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, तो हमारा जो सबसे बेसिक यानी केवल माइल्ड डिजीज में जो 5-10 चीजें और 5-10 दवाएं बतानी थी, फिर मॉडरेट डिजीज की पहचान करना, मॉडरेटली सीवियर डिजीज की पहचान करना। आप सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो पड़े हुए, 1-1 घंटे 1.5 घंटे के हमने उसमें लेक्चर लिए हैं, लोगों को पूरा पढ़ाया है एक एक व्यक्ति को, तब जाकर के कहीं कोविड केयर प्रोवाइडर के रूप में उनको हमने चिन्हित किया है और उनकी सेवाओं को लेने का फैसला किया। हमने हर तहसील पर 20-20 लोगों को उतारा भी है। और आज जो प्रधानमंत्री जी का प्रेस रिलीज अभी 1 घंटा पूर्व आया है, उसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों से कि आज लगभग उत्तर प्रदेश के भी 4 डॉक्टर प्रधानमंत्री जी के जो एक मीटिंग थी उसमें शामिल हुए थे, और मेरे पास ये बात आई थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा गया था। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तहसीलवार है, इसलिए प्रधानमंत्री जी भी ने कहा कि जब प्रेस रिलीज हम लोग अभी शेयर करेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि तहसीलवार और जिलावार जो है लोगों को तैयार किया जाए। तो हमारे प्रोजेक्ट को कैसे रिप्लिकेट करे प्रदेश सरकार, उसके लिए भी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके जो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भेजे जाने वाली है उसमें उसको शामिल किया, और हमारे प्रोजेक्ट को हमारे जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उसकी बहुत प्रशंसा भी की है। जो लोग उसमें बैठक में शामिल थे वहां से हमें भी सूचना आई है, तो यह हमारे लिए भी एक प्रसन्नता की बात है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास फलीभूत कब होंगे? ये प्रयास तब फलीभूत होंगे जब जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे CCPs हैं, उनका जो डेटा है वो गांव-गांव में लोगों तक जाए, और ऐसे लोगों तक जाए कि जो कि वास्तव में परेशान है, जिनको कि वास्तव में सलाह की जरूरत है। और इसमें जैसे मैंने कल भी बैठक ली थी आप लोगों के साथ, तो मैंने कहा भी था कि किसी भी पार्टी का MP हो, MLA हो, किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, किसी भी सामाजिक संगठन के लोग हो, किसी भी विचारधारा के लोग हो, ग्राम प्रधान हो, उनकी सारा डेटा वेबसाइट पे पंचायती राज व्यवस्था के है, उन तक हम किस तरह से अप्रोच करें ये तो हम लोग करेंगे। लेकिन समाज में जो लोग हैं, हमारा उनसे ये आग्रह है कि आप लोग अलग अलग जिले के, हमने जिलावार तहसीलवार वो लिस्ट बनाई हुई है, हमारे वेबसाइट पर वो पूरी लिस्ट है। तो उस लिस्ट को आपको करना कुछ नहीं, केवल फॉरवर्ड करना, लोगों से बताना है कि भाई आपको ये दिक्कत है तो आप इन नंबरों पर फोन करिए। और नंबर इसलिए 20-20 रखा गया है क्योंकि जो लोग उसमें काम करने वाले हैं वो सारे मेडिकल स्टूडेंट है, किसी की कभी क्लास होती है, किसी की कभी वार्ड पोस्टिंग होती है, तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए, एक पर यदि रिस्पांस नहीं है दूसरे पर आएगा, दूसरे पर नहीं आया तो तीसरे पर आ ही जाएगा। और उसको डॉक्टर विनोद ने बताया था कि किस तरह से हमने लेयरिंग कर रखा है कि CCPs केवल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेंगे, उसके बाद वो अपने ऊपर टेली कंसल्टेंट जिनको कि NMC ने मान्यता दी है पिछले सोमवार को, उनसे राय लेंगे, उसके बाद वो जूनियर कंसल्टेंट से राय लेंगे। तो ये 3 लेयर की तो बात शुरुआत में ही रहती है।
उस पर भी नहीं समझ में आएगा तो उसके ऊपर भी 2 लेयर की व्यवस्था की गई है। समाज की जिम्मेदारी है कि मेडिकल का कोई भी काम होता है, जैसे कल भी चर्चा हुई थी कि उसमें विश्वास जमने में थोड़ा समय लगता है। तो कोविड इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, ये एक कटु सत्य है, कठोर सत्य है, हम लोगों को याद रखना चाहिए। आरएनए वायरस है और जेनेटिक स्टेबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हम लोग उसके लिए नहीं कितने फोन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जनता उसको धीरे धीरे विश्वास कर रही है, तो धीरे धीरे फोन बढ़ ही रहे हैं। तो रिस्पांस आने में हमें लगता है 1 हफ्ते में हम लोग जो एडिक्वेट रिस्पांस चाह रहे हैं उस पर जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं। जी, जैसा डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया, मैं भी सामान्य समाज में जो भी कार्यकर्ता, जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगा कि हमारे नंबर जितने ज्यादा लोगों तक आप जिनको जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे, या हमारी व्यवस्था उतने अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर पाएगी। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर विनोद जी से, जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा कि डॉक्टर विनोद ने कहा कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, तो आप क्वालिटी चेक कैसे कर रहे हैं, और अपने ट्रेनिंग सेशंस के बारे में भी हमें कुछ बताएं। बेसिकली विवेक जी, क्वालिटी चेक करने की बात तो यहाँ पे आती है कि हम लोग उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो पहले से ही इस चीज के लिए सहमत हैं कि हमें खुद से कोविड केयर प्रोवाइडर बन के उत्तराखंड की या फिर उत्तर प्रदेश की जनता की या फिर अभी हम लोग आगे जाने वाले वहां की जनता की सेवा करनी है। और क्वालिटी को इस तरह से चेक करेंगे कि हम लोग आज जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमारी जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रसिद्ध फैकल्टी मेंबर जिनको बोलेंगे, वही लोग पहले तो कोविड की इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, क्वालिटी चेक में एक चीज और आती है कि हम लोग उनका एग्जाम ले रहे हैं। एग्जाम मैंने पहले भी बताया आपको कि प्री और पोस्ट टेस्ट हम लोग इनका एग्जाम ले रहे हैं, और जो लोग 60% अंक पा रहे हैं हम उन्हीं को कोविड केयर प्रोवाइडर के तौर पे एक नामित कर रहे हैं। दूसरी चीज बात आती है यहाँ पे कि साथ ही हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने लेयर बनाई है कि तहसील स्तर पे कौन रहेंगे, जिले लेवल पे कौन रहेंगे, तो उसके लिए चेक करने के लिए हर एक लेवल पे हमारे पास में एक पैनल है जिसको हम लोग रजिस्टर्ड पैनल बोल रहे हैं। और साथ ही हमारी आईटी सेल की एक टीम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज साथ में रहेगी। उसका काम यही होगा कि वो प्रत्येक दिन किसी भी नंबर पर फोन करके पूछ सकती है, किसी भी नंबर से एक मरीज बन के भी पूछ सकती है। तो हम लोग अपने आप से ही ये सतर्क रहें कि ये आईटी सेल भी हो सकता है और ये अपने कोई मरीज भी हो सकता है। तो इस नाते हम लोगों ने 2-3 लेवल पे चेक लगाए। और मैंने जैसे बताया, ट्रेनिंग के लिए एम्स ऋषिकेश ही नहीं, लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सा विश्वविद्यालय से भी, दिल्ली से भी, अन्य जगह से भी, और अभी अभी जो मैंने बताया आपको, मैं इस चीज के ऊपर ले जाना चाहता हूं कि हमारे जो कोविड केयर प्रोवाइडर हैं और उसके ऊपर जो हमारे टेली कंसल्टेंट हैं, जिनको हम जूनियर और सीनियर टेली कंसल्टेंट बोल रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेशन मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग के साथ में परमार्थ निकेतन आश्रम से जुड़े हुए लोग कुछ अपने जो एनआरआई हैं, तो वो लोग खुद ही आगे आके इनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। वो वाले सेशन भी हम लोग जल्दी ही कराएंगे और कोविड से रिलेटेड चीजें मदद करेंगे, और कर रहे हैं वो लोग सभी लोग। तो इस तरह से हम लोग इसको, कोविड को, और इस तरह से हम लोग क्वालिटी को हम लोग यहाँ पे मापदंड मान रखा है हमने। थैंक यू डॉक्टर विनोद जी। आपने जो हमें बताया कि कैसे क्वालिटी चेक कर रहे हैं, कैसे अश्योर कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट को एब्सोल्यूट बेस्ट केयर मिले, तो इसी के साथ मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से एक अगला सवाल करना चाहूंगा कि क्या पर्पज है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट का, क्या आपका अल्टीमेट एम है, क्या ऐसे गोल्स हैं जो आपने अपने दिमाग में रखे हैं जो आपको करना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, आम जनता की बेनिफिट में कैसे कैसे कुछ स्टेप डाउन किया है, क्या क्या सोच है इसके पीछे, और क्या फाइनल रिजल्ट चाहते हैं आप इसका? ये बात मैं रखना भी चाहता था और आपने पूछ लिया, मुझे अच्छा लगा। मेरा जो गोल है वो गोल ये है कि हम लोग व्यक्तिगत प्रयास से, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग को जिस तरह से शुरुआत से ही समर्थन मिला, उसके हम सभी लोग साक्षी हैं। शायद हम लोग इतने छोटे लोग हैं और हम लोगों के शायद कॉन्सेप्ट इतने अच्छे थे कि उसको वहां पर कहीं ना कहीं सम्मान दिया गया, और लगातार हर बैठक में कोई ना कोई चीज उसकी धीरे धीरे ली जा रही है। तो हम लोग का व्यक्तिगत प्रयास से ये प्रयास रहेगा कि हम दुनिया के 1% आबादी तक अपने व्यक्तिगत प्रयास से, बिना सरकार को इन्वॉल्व किए,
सरकार के आ जाने से जैसे उत्तराखंड में जो भी काम हुआ हो डॉक्टर विनोद जी ने अपने जो संगठन कौशल है उसके माध्यम से किया है। मुख्यमंत्री जी के आने से जरूर होगा कि उसको प्रचार प्रसार मिला है, लोगों तक ले जाने में आसानी होगी, मीडिया ने भी हमें थोड़ा सा ध्यान दिया उसके माध्यम से। लेकिन प्रयास तो व्यक्तिगत है, जो वो लोग उसमें काम करने वाले हैं वो कोई नौकरी करने वाले लोग नहीं है, उनको कहीं से आदेश नहीं आया है, उनके मन में इच्छा थी कि हमें समाज के लिए करना है, इसलिए उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों के बल पर हम दुनिया के 1% आबादी और भारत के 6% आबादी तक लगभग हम पहुंचने की इच्छा हमारे मन में है। और हम लोग लगभग 4.1 करोड़ आबादी तक पहुंच गए हैं और 7.5 करोड़ की आबादी तक हम लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी जितने सीसीपी की आवश्यकता थी कहीं उससे ज्यादा ट्रेनिंग पाए हुए हैं, तो उनके पास भी काफी लोग अभी हैं जिस मैन पावर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। और हमारे समझ से आपको जानकारी होगी शायद ज्यादा अच्छी, आपने कल मुझे बताया था कि 180 या 200 के आसपास हमारे पास भी अभी मैन पावर है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। और अगले स्टेप में जो बात हुई है तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल हम गोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पूरा इंडो नेपाल बॉर्डर का जो पूरा एरिया है, यानी कि जो दर्शक उनको हम लोग बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर हम लोग लगातार कैंप भी कर रहे हैं। वहां पर थैलेसीमिया और सिकिल सेल एनीमिया से रिलेटेड हम लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, उसको पब्लिश भी किया। उस डेटा के आधार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार वहाँ के जो थारू जनजाति के लोग हैं उनका कल्याण के लिए कुछ, जैसे नेपाल गवर्नमेंट वहां पर चला रही है ऑलरेडी, तो अपनी सरकार भी इस तरह से जागरूक होकर के उस डेटा के साथ कर पाए। तो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, फिर उसके बाद अभी गोंडा हमने ले लिया, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, तो ये पूरा जो इंडो नेपाल बॉर्डर वाला एरिया है सबसे पहले हम उसको टारगेट कर रहे हैं। और यदि बिहार सरकार की तरफ से, जो कि उन्होंने अभी प्रोजेक्ट हमसे मंगाया है, यदि उनकी तरफ से हमें समर्थन मिलता है तो उसी एरिया को जो है हम आगे खींचेंगे, क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा बॉर्डर जो नेपाल से लगता है उसकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। तो पूरा प्रयास ये है। और दूसरा, वो जो वनवासी समूह वहां पर काफी रहता है तो उनको वास्तव में ज्यादा आवश्यकता है, और उनकी एक मानसिकता भी ऐसी है कि वो जहां पर रहते हैं वहां से निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो हम वहां तक पहुंचे, हाँ हम वहां तक पहुंचते हैं तो जो पिछले हम लोग का थारू जनजाति क्षेत्रों में जैसा रिस्पांस मिला था पिछले साल, जब हम सारे लोग 300 लोग गए थे और 3 दिन 4 दिन उनके घरों में कैंपिंग किया था, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है, वो हमें स्वागत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। तो हम उन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हमने बनारस को, इलाहाबाद को, लखनऊ को, कानपुर को, इन सब शहरों को नहीं लिया है। लखनऊ के आसपास बाराबंकी भी ले सकते थे, लेकिन हमने सीतापुर ही लिया है, क्योंकि सीतापुर में बाढ़ की स्थिति सभी लोग जानते हैं और वहां पर क्या स्थिति है, आप सीतापुर के रहने वाले भी हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। इसी तरह हम लोगों ने सोनभद्र लिया, बाद में मिर्जापुर लिया है, गाजीपुर लिया है। तो लगभग 12 जिले यहाँ पर और 13 जिले उत्तराखंड में, 25 जिले पर हम लोग ऑलरेडी हैं। और हमें लगता है कि हम 50 जिले, 7.5 करोड़ आबादी, दुनिया की 1% जनसंख्या, इस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। और बिहार सरकार की तरफ से यदि पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो 9.9 करोड़ वहां आबादी है। और बिहार के लिए सबसे अच्छी बात है कि जितने जितने लोग चाहिए, हमें जो है वहां पर सीसीपी चाहिए थे लगभग 8,000, तो वहां पर 9,000 सीसीपीज हैं हमारे पास जो लिस्ट आई है। वहां पर हमें टेली कंसल्टेंट चाहिए थे, हर ब्लॉक पर यदि हमें रखना था तो उस हिसाब से भी टेली कंसल्टेंट वहां 800 के आसपास ब्लॉक है, तो हमारे पास 1100 जो है टेली कंसल्टेंट है जो इंटर्न है, यदि फाइनल ईयर को भी हम नहीं लेना चाहें तो 100 तहसील है, तो 100 तो ऑलरेडी हमारे संगठन में उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हैं, तो यदि वहां से भी दिक्कत होगी तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर लेंगे, तो वो समस्या नहीं है। तो अगला लक्ष्य यही है कि हम लोग अगले 7 दिन तक केवल प्रचार प्रसार में अपना ध्यान देंगे। विस्तार के नाम पर केवल गोंडा में अब हम विस्तार करने वाले हैं, और बिहार सरकार की तरफ से हमें लगता है कि जिस तरह से अन्य जगहों पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया, वहां भी आएगा, तो वहां पर भी हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। मेरे ईश्वर, बहुत बढ़िया। मेरे ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप अपने लक्ष्य तक बहुत ही जल्दी पहुंचे। जैसा कि आपने बताया कि थारू जनजाति और वैसा एरिया है जिसपे आप अंदर तक, नीचे तक रीच करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पिछले कैंप के माध्यम से भी करते रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा डॉक्टर विनोद जी से सवाल है कि उत्तराखंड में भी, ग्रामीण इलाकों में भी बहुत विषमताएं हैं, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, या बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, लैंग्वेज डिफरेंसेस भी हैं। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने, या क्या चैलेंजेस आपके दिमाग में डिस्कशन के दौरान आए जो जिसको लेकर के आपने प्लान किया है कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस समय, या ये आपके इसके बारे में भी कुछ डिटेल में बताएं कि उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या प्लान किया है आपने उत्तराखंड में? बिल्कुल सही कहा विवेक जी। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ उत्तराखंड में जो भाषाओं को लेके थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं
जैसे कि एक क्षेत्र में गढ़वाली, फिर कुमाऊनी, फिर जौनसारी, तो ये अलग अलग भाषाओं का यहाँ पे बोलबाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हम लोग अपने किसी भी ऐसे बच्चे को या फिर कभी ऐसे अपने कोविड केयर प्रोवाइडर को यहाँ पे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ कहीं ना कहीं जो हमारा गांव का लेवल है या फिर हम लोग बिल्कुल कहेंगे कि पहाड़ी लेवल है, जहाँ पे मतलब लोगों को भाषा का कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति से पार पाने के लिए हम लोगों ने क्या करा है कि उसमें जो जहाँ का रहने वाला है, उत्तराखंड के जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि उत्तरकाशी का ही कोई, गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी का ही रहने वाला है कोई हमारा सीसीपी, तो उसको हम लोगों ने कोशिश करी है कि वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही उसको उन्हीं तहसीलों में रखा जाए। उससे क्या होगा कि एक तो भाषा का ज्ञान दोनों में रहेगा, तो एक तालमेल अच्छे से बनेगा। दूसरा क्या होगा कि वो अपने क्षेत्र के लिए जैसे बोलते हैं कि नहीं मैं अपने जिले के लिए या अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो ये एक लालसा भी उन लोगों के साथ में बनी रहेगी। तो एक चीज और आती है साथ में कि इसको और पार पाने के लिए, जैसे कि हमने बताया पहाड़ी इलाके कैसे पहुंचना है, अभी नेटवर्क का भी एक इशू रहता है, मैं बताता हूँ पहाड़ी इलाकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्राम प्रधान जिनको बोलते हैं हम लोग, तो उनके पास में डायरेक्टली हमारी एक आईटी टीम ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है उनसे, और गांव गांव तक जो हमारे जो सुविधाएं हैं और जो हम लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गांव गांव तक उनके पास पहुंचाने का जो कार्य हमारी टीम कर रही है, उससे मुझे लगता है कि कुछ आसानी होगी इस चीज के पार पाने के लिए। अच्छी बात यह है कि लोगों का खुद ही जो युवा है हमारे, उनका खुद रेस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि अभी भूपेंद्र बॉस बता रहे थे कि हम लोग और भी प्रदेशों में या फिर और भी जिलों में अपना विस्तार करने का प्लान कर रहे हैं। ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव इसलिए रहेगा क्योंकि एक युवा लोग ही कर रहे हैं इसको। इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं या फिर उनको कहें कि मतलब जिनको हम लोग को जवाबदेही है, इस तरह से युवा हैं खुद ही कर रहे हैं, खुद ही जवाबदेही है उनके अंदर ही। दूसरी अच्छी बात यह है कि मतलब जो हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, तो उनके लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक लग रहा है कि नहीं हमारे लिए कुछ कोरोना के टाइम पे एक ऐसा काम मिल गया जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच के उनको कुछ ना कुछ सेवा दे सकते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी बात ये है इस प्रोजेक्ट में, मैं बताता हूं, जो मन से लगाव होता है, जिससे एक बच्चे का, एक मेडिकोज का, एक छात्र का एक जो लगाव होता है, वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं जाके मरीज के पास तक पहुंच पा रहा है, उसकी बात को सुन पा रहा है और उसका कुछ समाधान निकाले। तो ये कहते हैं ना कि हम लोग में जो मेडिकल फेटर्निटी में कि यही एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं मैं इस मरीज को कहीं ना कहीं, चाहे अपने सीनियर से पूछ के या अपने जूनियर से पूछ के, मैं उस मरीज को ठीक कर पाया। तो इस एक भाव से जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी कि नहीं हम लोग को उनकी सेवा करनी है, ऐसे लोगों की संख्या भी मैं नहीं मानता कि खाली उत्तराखंड ही, उत्तर प्रदेश के जहां जहां हम लोगों ने शुरुआत की है, ये उस भाव से भी हम लोग के साथ में लोग और युवा जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे चल के पूरे देश भर में ही नहीं, मुझे लगता है कि जहां जहां योग युवा रह रहे हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से करें, मतलब इस चीज को ले जाना चाहिए। एक सरकारों को ये दिखाना चाहिए कि इस तरह से भी एक प्रोजेक्ट चल सकते हैं। एक यूथ और क्या कर सकता है, ये हमारे साथ में जुड़े हुए सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना, लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा काम जिसको बोलते हैं कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम एक डॉक्टर ही कर सकता है। मतलब उनको पता है कि आज मुझे मेरी जरूरत समाज को कितनी है, उस जरूरत को समझते हुए भी एक्स्ट्रा काम करने की क्षमता रखने वाला ही युवा, और वही युवा ऐसा जो मतलब यूथ इन एक्शन और यूथ ऑफ मेडिको से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आने के बाद उसकी जो कार्य की पद्धति है और बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज को हम लोग पॉजिटिव लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें इसको, किसी भी बैनर और इसको इस तरह से ना माने। मैंने अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज पढ़ा था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसी एक मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छा देखना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए चीजों को। और बस मैं यही कहूंगा कि आगे के लिए हम लोग ध्यान दें, आगे क्या करना है, आगे की रणनीति के लिए। जी आपने बिल्कुल कहा, ऐसा मैंने भी महसूस किया है। जो हमारे युवाओं में जो सेवा का उत्साह है उसको भी कंट्रोल कर पाना, उसको आप संगठन के तौर पे एक दिशा देना बहुत जरूरी है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे तो मैं इसी के साथ मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा
इसको खत्म करने से पहले डॉक्टर भूपेंद्र जी से कि जैसे आपने बिहार के बारे में बताया, आपकी अगली प्लानिंग है बिहार के बारे में, क्या आपके दिमाग में कुछ और जिले, शहर, मतलब प्रदेश भी हैं, या आप इसको कैसे फ्यूचर तक ले जाएं? जैसे हम लोग थर्ड वेव के बारे में सुन रहे हैं, जैसे कि आपने खुद कहा कि ये कड़वा सच है कि ये कोरोना बहुत दिनों तक रहने वाला है, जल्दी जाने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको कहाँ तक ले जाने की सोच अभी आपके मन में है, कहाँ तक का प्लान आपके दिमाग? डॉक्टर भूपेंद्र। आज आदमी के सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रैक्टिकलिटी है उसको देखते हुए हिंदी हार्टलैंड जो है वहां तक हम लोग जितना पहुंचे। अभी डॉक्टर विनोद जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नवनीत मगो जी वहां पर जो एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने अभी कल ही मुझे फोन करके कहा कि क्या हरियाणा में हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या 2-4 जिलों में। तो बातचीत चल रही है, लेकिन अभी जो हमारी प्रायोरिटी है कि बिहार की तरफ हम लोग बढ़े, क्योंकि बिहार की स्थिति वास्तव में ऐसा है कि जहां पर हम लोग कार्य करने की आवश्यकता है। और शायद हमें, मेरे दिमाग में बात करते करते आ रहा है कि झारखंड भी एक ऐसा जगह हो सकता है जहां पर कि हम पहुंचने प्रयास कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में भाषाई समस्या आएगी, बिहार में उस स्तर की भाषाई समस्या नहीं आएगी। तो जो भाषा की समस्या न हो और आराम से हम पहुंच सके, तो उधर हमारा ज्यादा प्रयास है। क्योंकि हमारे पास जो लोग अभी बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई उस तरह की टीम तो है नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी टीम है और उस मैन पावर को मैनेज कर पा रहे हैं। जो करना है अपने काम के साथ उसको मैनेज करना है। तो हिंदी हार्टलैंड में और जगह जहां हम जा सकते हैं जाने का प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर जी बताइए। बेसिकली अपने जो कार्यकर्ता गुजरात में, वापी में और भी जगह रहते हैं, उनकी तरफ से एक क्वेरी आ रही थी कि क्या हम लोग अपने संगठन के माध्यम से गुजरात के जो एक बेल्ट है जिसको हम कहते हैं, हम लोग लगातार अपना काम और संगठन का काम भी वहाँ पे है, तो उनकी भी एक तरह से एक मंशा थी कि नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी अगर स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे मुझे लगता है लैंग्वेज की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है विवेक जी कि हमारा अगला टारगेट एक वहाँ पे भी होना चाहिए कि गुजरात में कम से कम 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो भी हम लोग का जो एरिया है उसमें हम लोग का करना चाहिए, और हम लोग ऐसा बैठ के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जी 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 जी। इसी के साथ हम बिल्कुल इसको लंबा ना खींचते हुए, मैं इसको इंटरव्यू को जब आखिरी तरफ ले जाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग के साथ बहुत सारा युवा जुड़ा है, जो नया युवा जुड़ा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, वो भी आपको सुन रहा होगा, आपको देख रहा होगा। तो उसके लिए क्या मैसेज है? मैं दोनों लोगों से चाहूंगा कि आप 2-2 मिनट क्या उस युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा है इस प्रोजेक्ट के लिए और आपके साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ जरूर कहें डॉक्टर विनोद जी एंड फिर डॉक्टर भूपेंद्र। बेसिकली मैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे जो पेजों से जुड़े हुए सभी युवा, उनको इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना 2-3 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हमारे देश पे और हमारे समाज के ऊपर जो विपत्ति आई है, और अगर हम युवा हैं तो हम ऐसा ना सोचें कि नहीं मैं काम करने नहीं जाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे कोरोना हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर देश में समाज खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, तो सब कुछ खुश होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने मन से निकलें, जहां काम मिल सके, जैसा मिल सके, जिन संगठनों के साथ मिल सकें। ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही जुड़ के काम करना है। मैं इस चीज के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही काम करना है। आपको जहां लगता है कि जहां मैं काम कर सकता हूं, चाहे वो डॉक्टरी का काम हो, चाहे वो किसी भी की हेल्प करने का काम हो, चाहे दवाई वितरण का काम हो, ऐसे कामों में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना चाहिए। क्योंकि आज का समय पूरी देश विपत्ति से झेल रहा है, और ऐसी कंडीशन में अगर युवा शांत बैठेगा तो वो, मुझे लगता है वो युवाओं के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करने का प्रयास करें। बट एक चीज ध्यान रहे कि हर चीज को, जैसे कहते हैं, कोविड प्रोटोकॉल को जरूर माने, कोविड प्रॉपर बिहेवियर को जरूर माने, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग दूसरों की भी मदद करें। जी जी डॉक्टर भूपेंद्र जी। हम इतना केवल कहना चाहेंगे कि जब घर में आग लगी हो तो ये चर्चा नहीं करते कि आग कैसे लगी। जब आग लगी हुई होती है तो आग कैसे लगी इसकी जांच बाद में होती रहेगी। लेकिन जब आग लग गई है तो हमारा एकमात्र काम है उसको बुझाना। जब आपातकाल होता है तो उस समय सारी मर्यादाओं को तोड़ करके जो हम अधिकतम उस आपातकाल में सकारात्मक कार्य कर सकते हैं वो कार्य करने का समय है। और ये जो आपदा का समय होता है ये आपको एक अवसर लेकर के आता है कि आप अपने आप को सिद्ध करिए। और जैसे इन सब योजनाओं से जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम काफी अपना समय जाया कर रहे हैं तमाम चीजें।
जो भी आप कार्य अपने जीवन में करते हैं वो एक नया अनुभव लेकर आता है, नया ज्ञान लेकर आता है, नए अनुभवों को लेकर के आता है, और वो आपके साथ जीवन पर्यंत जुड़ जाता है। तो इसको आप बहुत ज्यादा देशभक्ति, देश सेवा और उस आयाम से देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस हिसाब से भी सोचिए कि यदि मैं ये काम करूंगा तो क्या मेरा कोई ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। और जो मेडिकल साइंस है वो प्योरली साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस प्लस जो प्योर साइंस है उसका एक आप कहिए कि फाइन मिक्सचर है। तो ये एक समय है जब हम इन सब चीजों को, समाज को भी सीख सकते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और जो समाज में लोग हैं वो जो हमारा सदुपयोग कैसा हो, लोगों तक हम कैसे पहुंचे, हमारे नंबर्स कैसे पहुंचे, हमारे पैम्पलेट कैसे पहुंचे, हमारे पोस्टर कैसे पहुंचे, वो अपने यहाँ किसी पत्रकार को जानते हैं तो उनके द्वारा वो नंबर दें। यानी कि हम जो कर रहे हैं वो अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए करें। समाज में जो लोग हैं वो समाज में जिनको वास्तव में जरूरत है, जो अंतिम लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचे, उसके लिए काम करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू को खत्म करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारे नंबर्स आपको कहां कहां अवेलेबल हो सकते हैं। यूथ ऑफ मेडिकोज का फेसबुक पेज है जहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे जो कोविड केयर प्रोवाइडर्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, वो अवेलेबल हैं। एनएमओ एम्स ऋषिकेश या जो ऋषिकेश के नंबर्स भी आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे। और सारे नंबर्स को एक साथ पाने के लिए जैसे आपके हमारे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी www.telemedindia.in। इस वेबसाइट पे भी जाके आप सारी डिस्ट्रिक्ट का, सारे तहसील वाइज एक साथ एक जगह पर नंबर पा सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर विनोद जी और डॉक्टर भूपेन जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हम लोग को दिया, हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए दोनों लोगों को बधाई देता हूँ। आप ऐसे ही कार्य करते रहें और हम जैसे युवाओं को प्रेरणा देते रहें। थैंक यू धन्यवाद। आपके कार्यों से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। आप इसी तरह कार्य करते रहे, हम लोग प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।